Yes, sir. Honorable Sir, thank you for making us understand the importance of self-analysis and realizing that we should learn joyfully for rising to excellence. Honorable Prime Minister, Sir, Erica George, a student of class 9th from the beautiful lush Greenland with eucalyptus forest, Udhampur, Union Territory of Jammu and Kashmir, seeks your guidance. Erica, please ask your question. Greetings, Honorable Prime Minister, sir. I'm Erica George from APS Udhampur, Jammu and Kashmir from 9th. Sir, the question that I wanted to ask was, nowadays there's a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable, but due to some reason they could not appear for the exams. Maybe they could not choose the right path, or maybe they do not have the proper counseling. So sir, in this case, what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way? Thank you, sir. Thank you, Erica. Honorable Prime Minister, sir, Hari Om Mishra, a class 12 student from Industrial Hub, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV. Hari Om, please ask your question. नमस्कार, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है और मैं कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज की एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज़ को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? Thank you, Hari Om. Honorable Prime Minister, sir, just like Erica and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams, board exam preparation, or college admission. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister, sir. वैसे दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। एक विषय है कंपटीशन का और दूसरा विषय है कि ये एग्जाम दूं या वो एग्जाम दूं, और एक ही समय दो एग्जाम है तो क्या करूं। मैं नहीं मानता हूं कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, गलती वहीं हो जाती है। मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उन जड़ी बूटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दें। और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग अलग एग्जाम अलग लगते हैं, कठिन लगते हैं। हकीकत ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से हम पूरी तरह उसको आत्मसात करेंगे, फिर वो बोर्ड का एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्जाम है, कहीं पर भी हो सकता है एग्जाम। अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से एक साक्षात्कार किया है, आत्मसात की है, तो आपको एग्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है। और इसलिए अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें। फिर परिणाम जो मिलेगा सो मिलेगा। जहां पहली आएगी वो उसको पहले मुकाबला करेंगे, जब दूसरा आएगा दूसरे से मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला इसलिए करते हैं कि अब जो मैंने खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी खेल के अंदर पारंगत होता है, किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता मेहनत। फिर वो तहसील में खेलेगा तो वहां अपना कर्तव्य दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, नेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, इंटरनेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, और
खुद भी इवॉल्व होता जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम फलानी एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस चक्कर से निकल करके मेरे पास ये संपुट है, मैं लेकर के जा रहा हूं। अगर मैं वहां से निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें ये सोचना चाहिए। दूसरा, कंपटीशन। देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? फिर तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे, वाह कोई कुछ नहीं है, हम ही हम है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच में तो हमने कंपटीशन को इनवाइट करना चाहिए, तभी तो हमारी कसौटी होती है। मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दिन है, पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं, कुछ नहीं है, तो भाई बहन बैठ करके कंपटीशन लगाओ। तुम 4 रोटी खाते हो, मैं 5 खाता हूं, तुम 5 खाते हो, मैं 6 खाता हूं। अरे करो तो कंपटीशन। जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए। कंपटीशन जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होता है, जो हमें अपना भी इवैल्यूएशन करने लगता है। दूसरा, मैं जिस पीढ़ी का हूं या आपके माता पिता जिस पीढ़ी के हैं, उनको वो चीजें नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है। आप उस भाग्यवान जनरेशन में हैं जो भाग्य आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है। और वो है, जैसे कंपटीशन ज्यादा है तो चॉइस भी ज्यादा है, अवसर भी अनेक हैं। आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे। आपने देखा होगा, 2 किसान हो, मान लीजिए उसकी भी 2 एकड़ भूमि है, इसकी भी 2 एकड़ भूमि है, लेकिन एक किसान है, चलो भाई गुजारा करना है, गन्ना की खेती करते रहो, अपना गुजारा चल जाएगा। दूसरा किसान है, वो सोचता है नहीं नहीं, 2 एकड़ भूमि है, ऐसा करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, पिछली साल ये किया था तो इस बार ये करूंगा, ये 2 चीजें नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि वो जो 2 एकड़ भूमि में ही ऐसे ही आराम से बैठा हुआ गुजारा कर लेता है। जिंदगी ठहर जाती है। जो रिस्क लेता है, प्रयोग करता है, नई चीज लेता है, नई चीज जोड़ता है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और हमारे पास अनेक चॉइस है। ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी न कभी जाने नहीं दूंगा। ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कंपटीशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें ज्ञान को आत्मसात करने की प्रेरणा दी, जिससे जीवन में सफलता मिलती है। आपका धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नवसारी गुजरात से एक अभिभावक सुश्री सीमा चिंतन देसाई आपके सम्मुख एक प्रश्न रखना चाहती हैं। महोदया, कृपया अपनी बात रखें। Jai Honorable Prime Minister Modi ji, Namaste. I'm Seema Chintan Desai from Nausar, a parent. Sir, आप इतने सारे यंगस्टर्स पे आइकन हो, रीजन, आप सिर्फ बोलते हैं और जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। सैल्यूट्स। सर, एक प्रश्न है। भारतीय ग्रामीण अंचल की बालिकाओं हेतु अनेक योजनाएं चल रही हैं। इसकी प्रगति के लिए हमारा समाज क्या योगदान दे सकता है? कृपया मार्गदर्शन दें। धन्यवाद।
धन्यवाद महोदया। मान्यवर सीमा चिंतन देसाई जी ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं और श्रीमान से जानना चाहती है कि इस दिशा में आपके मंतव्य क्या हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। वैसे मैं समझता हूं कि स्थितियां काफी बदली हैं। पहले के समय में जब शिक्षा की बात आती थी तो माँ बाप को लगता था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए। अपने लिमिटेड संसाधन से भी उनको लगता था कि इतने ही स्थिति है, चलो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ कमाएगा। और कभी कभी कुछ माँ बाप ये भी कह देते थे, अरे बेटी को पढ़ा के क्या करना है भाई, उसको नौकरी थोड़ी करवानी है, अब वो तो अपना ससुराल जाएगी, वो अपना जिंदगी का गुजारा कर लेगी। ये मानसिकता का कोई एक कालखंड था। हो सकता है आज भी कुछ गांवों में कहीं पर इस प्रकार की मानसिकता बची हुई होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज आज स्थितियां बदली है और समाज बेटियों के सामर्थ्य को जानने में अगर पीछे रह गया तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी कभी तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जहां पर ये कहते होंगे कि भाई बेटा तो होना ही चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आएगा, बेटी तो क्या है वो तो ससुराल चली जाएगी, वो क्या काम की। ऐसी भी एक सोच हमारे समाज में है और कभी तो थी। लेकिन इतिहास अनुभव करता है और मैं इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं। मैंने ऐसी कई बेटियां देखी हैं जिन्होंने माँ बाप की इकलौती बेटी, माँ बाप के सुख और उनके बुढ़ापे की चिंता के लिए खुद ने शादी नहीं की और माँ बाप की सेवा में जिंदगी खपा दी, जो बेटा नहीं कर सकता, वो बेटियों ने किया। और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटों को 4 बंगला है, सुख चैन की जिंदगी है, दुख कभी देखा नहीं है, लेकिन माँ बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे भी बेटे मैंने देखे। इसलिए पहली बात है, समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान, कोई भेदभाव नहीं, ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है। और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं, आने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये देश गर्व कर सकता है। अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में। कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए। बेटियां ही तो थी। यानी कोई युग ऐसा नहीं होगा। और हमारे यहां तो विदुषी, ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है। तो पहले तो हमारी अपनी मानसिकता, दूसरा आज स्थिति बदली हुई है। आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं ना, तो बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या होती है, ये हिसाब आ रहा है। आज जो बेटियों के एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्व करे ऐसा है। और उसको हमने अवसर देना चाहिए और अवसर हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। कोई एक परिवार अपने तरीके से कर ले ऐसा नहीं। जैसे आपने देखा होगा खेलकूद में, आज खेलकूद में किसी भी स्तर का खेल चलता होगा, भारत की बेटियां हर जगह पे कहीं न कहीं अपना नाम रोशन कर रही है। विज्ञान का क्षेत्र देखिए, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट विज्ञान के आते हैं, तो देखोगे तो उसमें आधे से अधिक तो हमारी बेटियों ने कुछ न कुछ पराक्रम होता है विज्ञान के क्षेत्र में। आप 10वीं 12वीं के रिजल्ट देख लीजिए,
बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा मार्क्स लाती है, पढ़ने की पास होने वाली की संख्या बेटियों की ज्यादा होती है। तो आज हर परिवार के लिए बेटी एक बहुत बड़ी एसेट बन गई है, बहुत बड़ा परिवार की शक्ति बन गई है। और ये बदलाव अच्छा है। ये बदलाव जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा। अब आप देखिए, तो गुजरात से ही है जिन्होंने सवाल पूछा है। गुजरात में जैसे पंचायती राज व्यवस्था, अच्छी पंचायती राज व्यवस्था है, 50% इलेक्टेड बहनें हैं। कानूनन व्यवस्था है कि 50%, लेकिन एक्चुअली चुनाव के बाद स्थिति ये बनती है कि चुनी हुई महिलाओं की संख्या 53%, 54%, 55% है। यानी वो अपने रिजर्व सीट से तो जीती है, लेकिन वो सामान्य सीट से भी जीत करके 55% तक कभी कभी जाता है और पुरुष 45% पे आ जाते हैं। इसका मतलब समाज का भी माताओं बहनों पर विश्वास बढ़ा है, तभी तो जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं। जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा, आज तक के कालखंड की सबसे ज्यादा विमेन एमपी है। और गांव में भी देखा जा रहा है कि जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको लोग ज्यादा चुनना पसंद करते हैं। भले वो 5वीं हैं तो 7वीं वाली बच्ची को, बहन को चुनाव में जीतने के पसंद, 7 के सामने कोई 11वीं वाली है तो उसको पसंद करेंगे। यानी समाज में भी शिक्षा के प्रति सम्मान का भाव हर स्तर पर नजर आ रहा है। आज आप एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, शायद कभी न कभी तो पुरुषों की तरफ से मांग आने की संभावना है। मैं किसी को रास्ता नहीं दिखा रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी वालों को, लेकिन कभी कभी संभावना है कि पुरुष जुलूस निकालेंगे कि टीचर में हमारा इतना % आरक्षण तय करो, क्योंकि ज्यादातर टीचर हमारी माताएं बहनें हैं। उसी प्रकार से नर्सिंग में ज्यादातर जो सेवा भाव, मातृभाव होता है, वो आज नर्सिंग के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। भारत की नर्सिंग दुनिया में जहां जा रही है, भारत की आन बान शान बढ़ा रही है। इवन पुलिसिंग में, पुलिसिंग के अंदर आज हमारी बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। अब तो हमने एनसीसी में बेटियां, सैनिक स्कूल में बेटियां, आर्मी में बेटियां, जीवन के हर क्षेत्र में, और ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। और मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं, शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी।